अगर सीए कंप्लीट कर लिया उसके बाद प्रैक्टिस करना ज़्यादा सही रहता है कि पहले जॉब कर लेना ज़्यादा सही है? इसका कोई क्लियर आंसर तो नहीं है। पास आपकी कैपेबिलिटी है एज ए सीए, आप मल्टीपल कंपनीज को सर्व कर सकते हो। कहाँ से कितना तक हेल्प करती है? एक स्टार्टअप आपसे सपोर्ट लेना चाहता है, आपसे जुड़ता है, तो कितनी हेल्प करते हैं आप वो? मैं कहना चाहूँगा कि ये स्टार्ट से लेके जब तक हैंड होल्डिंग आपको चाहिए, या फाइनेंस की कोई डिग्री नहीं लेनी, बस एआई ही सीखो। नहीं, एआई एक टूल है। अपनी जगह हर स्ट्रीम का इम्पोर्टेंस है, उसी तरह फाइनेंस का अपना इम्पोर्टेंस है। आप देख रहे हैं द रेडियो अड्डा शो। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं सभी नोटिफिकेशंस पाने के लिए। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका रेडियो अड्डा के एक बहुत स्पेशल पॉडकास्ट में। और आज हमारे बीच एक ऐसे गेस्ट है जिनको या जिनके बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि वो एक पेशेवर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीएफओ है और साथ ही साथ एक नई विधा में अपनी आवाज़ को आजमा रहे हैं, यानी कि वो क्लासिकल सिंगर भी बनने की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। तो विशाल मेहता जी का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, अलेग्री स्टूडियो। थैंक यू सर। आई एम थैंकफुल टू रेडियो अड्डा और आपके लिए जो मुझे बुलाया पॉडकास्ट में एज अ गेस्ट, एंड वेरी थैंकफुल टू यू। एंड ज़रूर बात भी करेंगे। आपकी जो जर्नी रही है अभी तक की, वो कहाँ से कैसे शुरुआत हुई? सो मैं 2006 से ही चालू करूँगा, क्योंकि वहाँ मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट माइलस्टोन क्लियर हुआ। मैं सीए क्वालिफाई हो गया। हालांकि मैंने टाइम लगाया, बट फाइनली वो डिग्री मिल गई। तो 2006 से लेके 16 तक मैंने जॉब की। उसमें से 2008 से 16 बड़ा ही ड्रीम पीरियड, जिसे ड्रीम जॉब कहा जा सकता है। ड्रीम जॉब इन द सेंस कि वर्क लाइफ बैलेंस उस कंपनी में बहुत अच्छा था। तो हमें फ्राइडे हाफ डे और सैटरडे संडे ऑफ। बिजी पीरियड होते थे, लेकिन इन जनरल बड़ा ही अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस था। तो वहाँ मैंने अपनी ग्रोथ की एज अ एम्प्लॉई। बट फिर फाइनली एक ऐसा मोड़ आया, डेस्टिनी बोल सकते हैं, कि वो डिपार्टमेंट शिफ्ट हो गया यूके। मेरे पास दूसरी जॉब के भी डिसीजंस थे, बट अंदर से एक आवाज़ आई, तो सीए प्रैक्टिस तो करनी थी, बट क्योंकि मैं लेट क्वालिफाई हुआ था तो मैं जॉब की दौड़ में चला गया। बट 2016 में मैंने वो आवाज़ सुनी और फिर खुद का चालू किया क्या हुआ। एंड उसके साथ ही फिर 2019 में ये कंपनी चालू की, जो भी सीए से रिलेटेड है, लेकिन वो थोड़ी बहुत और चीज़ें करती है जो ट्रेडिशनल सीए नहीं करते। अच्छा, सो ये रही है मेरी जर्नी, और अभी दोनों ही चलो। ये सीए बनने का सपना आपका था या आपके परिवार, आपके फैमिली ने देखी थी? नहीं, नहीं, ये तो मेरा ही बोल सकते हैं। ऐसे कोई फ़ोर्स तो डेफ़िनेटली नहीं था, बट सपना भी नहीं कह सकते। मैं नंबर्स में ठीक-ठाक था, कॉमर्स लिया था। ये बोल सकते हैं कि उस वक़्त उन दिनों में अगर कॉमर्स लिया और अगर बीकॉम पे नहीं रुकना है, तो 2-4 ही बड़ी डिग्रीज़ होती थी। तो उसमें से एक सीए तो मैंने चुना। अब एक अच्छी हैबिट थी मेरे में कि कोई भी चीज़ आधी छोड़नी पसंद नहीं थी। क्या बात! तो जो टाइम लगा, लेकिन जो अच्छी बात ये थी कि मैंने कंप्लीट। आपने अमूमन देखते हैं कि सीए जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं या जिन्होंने सीए की पढ़ाई करी, बहुत टाइम लग जाता था, कई साल लग जाते हैं। तो आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने कम टाइम में ही पास कर लिया? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने समय लिया। जैसे एज वाइज़ देखें तो मैंने यंगेस्ट चार्टर 21 में भी हो सकता, मैं 26 अराउंड हुआ। तो उसमें अटेम्प्ट्स लग गए। तो बट मैं जनरली यही कहता हूँ कि अटेम्प्ट लिया हुआ सीए वो लाइफ में फेलियर देखा है, क्योंकि सीए की वो मोटी-मोटी बुक्स फिर से पढ़ना अ, उस वक़्त स्टूडेंट की एज में, क्योंकि वैसे आप स्कूल दिनों में या कॉलेज में फेल तो नहीं हुए रहे, तो ये फेलियर बार-बार देखना, कभी 2 मार्क्स से, कभी 4 मार्क्स से, और उसमें से उठ के क्लियर होना, ये लाइफ के कुछ फंडे सिखा देते हैं। तो वो मैंने सीखे। हाँ, ज़रूर उसमें से कभी-कभी मेरी नादानियाँ भी थी कि जिसमें मैंने एफ़र्ट्स ही उतने नहीं लगाए, तो कभी बैड लक भी था।
तो ये सब उसमें से सीखे और जर्नी में वो जो फाइनली फीलिंग आती है अटेम्प्ट लगा के बाद क्लियर होने वाली फीलिंग, वो मैंने समझी है। तो अगर अटेम्प्ट बोले तो मैंने 4-5 अटेम्प्ट ले लिए थे बट फाइनली क्लियर। कुछ लोग तो बीच में छोड़ भी देते हैं, सीए करते करते नहीं फाइनल हो पाता है तो। बस उनके लिए मैं यही कहूँगा कि ना छोड़े तो बेहतर। एक ऐसा ही है जैसे कि एक माउंटेन चढ़ रहे हो और फाइनली जो आपको देखना है वो चोटी से ही दिखना है, हनन। तो आधा मेहनत तो कुछ काम का नहीं रहा, ऐसा हो गया। सही तो हो सके तो आधा चढ़े हो तो पूरा ही चढ़ जाओ, ये मेरी एडवाइस होगी। कभी कभी आजकल जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ है उसमें ज़रूरी नहीं है कि सीए ही है जो कमा सकता है या सीए ही है जो बिजनेस कर सकता है, तो छोड़ सकते हैं। बट जनरली मेरी एडवाइस, क्योंकि मैंने कंप्लीट की है, तो यही रहेगी कि छोड़े मत। ये अगर सीए कंप्लीट कर लिया उसके बाद प्रैक्टिस करना ज़्यादा सही रहता है कि पहले जॉब कर लेना ज़्यादा सही रहता इसका कोई क्लियर आंसर तो नहीं है। है? हाँ। जैसे मैंने कहा कि मेरी इच्छा तो प्रैक्टिस की थी, सर्कमस्टेंसेस लेट सीए क्लियर होना, तो फिक्स इनकम कौन तुरंत देगा? जाओ। तो थोड़े से फैमिली सर्कमस्टेंसेस ऑफ कोर्स देखे जा, बट अगर थोड़ा सा भी बिजनेस करने का मन है या इच्छा है तो प्रैक्टिस कर ले तो आपको वो बिजनेस की समझ आ जाती। प्लस दूसरों को कैसे सॉल्यूशंस देने में आपको जो हेल्प आता है। इंडिया को जो नीड है प्रैक्टिसिंग सीएस की है। जॉब आप एक कंपनी को सर्व करें, जबकि पास आपकी कैपेबिलिटी है एज ए सीए, आप मल्टीपल कंपनीज को सर्व कर सकते हो। तो अगर कुछ देना चाहते हो और साथ में ऑफकोर्स कमा सकते, बट रेशियो प्रैक्टिसिंग सीएस का कम है। इसी रीज़न से कि लोग जल्दी से वो पर मंथ इनकम देखना चाहते। चलिए सीए की तरफ फिर से आएंगे, लेकिन आपकी जो एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप इसके साथ-साथ म्यूज़िक में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं अभी। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई है? अचानक मतलब बचपन से आप गाना-वाना गाते थे या फिर शौकिया सिंगिंग या शौकिया म्यूज़िक जो है वो फैमिली में डैड, अंकल सबको तो सुनने का तो शौक रखते थे। और जो पुराने गाने हैं वो अगर आप सुनोगे तो आपको रिलैक्सेशन देते ही थे। तो उसमें और वो क्योंकि राग बेस्ड भी थे तभी से पता नहीं था कि ये जो है मतलब म्यूज़िक का बैकग्राउंड में कितना मेहनत होता है। तो हम जो गए थे सीखने वो तो यही सोच के कि गाना सीखना है बॉलीवुड। फिर ये सब पता चलते गया क्लासिकल होता है और उसमें एग्ज़ाम्स होते हैं और क्लासिकल थोड़ा-सा अलग होता है, उसमें आप जितना उम्दा घुसोगे तो ये सब काफ़ी लेट हुआ। तो ये मेरे गुरुजी मिस्टर नितिन पोतेकर, उसको क्रेडिट दूँगा कि मुझे उसने छोड़ने नहीं दिया, पकड़े रखा और अभी भी मैं वो सीख रहा। क्या बात है? एक गाना जो आपका फ़ेवरेट हो? बहुत है। ऐसे है कि एज़ अ फ़ेवरेट सिंगर में किशोर कुमार हुआ करते थे। मेरा लिटिल चाइल्ड है वो हमेशा उसी के गाने गाना पसंद करता है। उसके बाद तो क्लासिकल में आने के बाद मैं कई ट्राई किए बट किशोर का एक कोई गाना जो आप अक्सर गुनगुनाते हैं? अच्छा, वो हालाँकि वो गाया है अमित कुमार ने। अच्छा, वो भी सो वो किशोर का गाना नहीं बोल सकते, बट बहुत याद दिलाता है किशोर का दे। तो ये जो इमीडिएटली मुझे याद आ रहा है वो अमित कुमार जी का है। अच्छा, हाँ। गुनगुना के एक बार। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। बहुत बढ़िया। ये गाना है बालिका वतु से, गाया है अमित कुमार जी ने। ये जब हम रेडियो पे प्रोग्राम किया करते थे तो अक्सर रात को हम ये गाना ज़रूर प्ले करते थे। मेरा भी फ़ेवरेट है। बहुत टाइम तक मुझे यही लगता था कि किशोर कुमार जी किशोर कुमार जी के भी बहुत याद, बट जो इमीडिएटली अभी मुझे याद आया वो ये, क्योंकि वो मेरा बहुत फेवरेट। बहुत, बहुत अच्छा। तो चलिए अब आते हैं आगे, अपने काम की बात करते हैं। तो निशा सर, ये लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं कि सीएफओ क्या है? तो मैं यही बताना चाहूँगा कि सीएफओ एज़ अ एम्प्लॉई तो अ, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में होते हैं, जिसे हम कहते हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। जो हमने शुरू किया है मेरी कंपनी ने,
वो ये है कि वर्चुअल सीएफओ सर्विस, या आप बोल सकते हो फ्रैक्शनल सीएफओ। यानी कि एसएमईज या स्टार्टअप्स जो या तो एफर्ड ना कर सके फुल टाइम सीएफओ, क्योंकि मैं बता दूं सीएफओ बहुत बड़ी पोजीशन होती है, कम से कम 3-4 लाख पर महीने की वो पगार लेते हैं, और वो केपेबल है वो लेने की। तो या तो वो स्टार्टअप जो एफर्ड ना कर सके, या उसे लगे कि वैसे सीएफओ की मुझे रोज़ ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर दिन ऐसे बड़े डिसीजन लेने जितनी वो कंपनी बड़ी नहीं हुई। तो हम वहाँ पे जितना हमारे एक्सपर्ट लोगों का समय जाता है उतना ही चार्ज कर। जी। सो समझ लो उसी 3 लाख 4 लाख के लेवल का सीएफओ अगर आपको सिर्फ 2 दिन इस्तेमाल करना है, तो फिर आप ऑफ कोर्स प्रोपोर्शनेट पे करो। तो ऐसी एक रिटेनरशिप एग्रीमेंट साइन होती है, और जैसे-जैसे काम बढ़ता है तो हमारे चार्ज बढ़ते हैं। और अगर उन कंपनी को लगता है कि अब मुझे फुल टाइम सीएफओ चाहिए तो वो हायर कर। अब ये करता क्या है? तो वही की फाइनेंशियल डिसीजंस जो होते हैं वो सीएफओ लेता है, क्योंकि किसी भी बिजनेस में फाइनेंस इज लाइक लाइफलाइन ऑफ द बिजनेस। तो जब थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने लगता है बिजनेस, तब वो इतना सिंपली नहीं चलता है। कितनी इन्वेंट्री रखनी है, कैसे स्केल अप करना है, कहाँ से फंडिंग उठानी, ये जब थोड़ा सा ये सब होने लगता है तब उसे स्पेशलाइज्ड पर्सन की ज़रूरत होती है। अच्छा, तो ये इसे हम सीएफओ कहते हैं। अच्छा, तो क्या एक सीएफओ कई कंपनीज को मैनेज कर सकता है? हाँ, सो एग्जैक्टली जैसे मैंने कहा हम वर्चुअल सीएफओ सर्विस देते हैं, तो उस केस में हम कई कंपनीज के वर्चुअल सीएफओ हो सकते हैं। एग्रीमेंट साइंड होती है जिससे कि डाटा लीक ना हो, ऑफ कोर्स डाटा शेयर ना हो एक का दूसरे से, बट सामने उन्हें ये एडवांटेज मिलता है, जैसे मैंने कहा कॉस्ट, एक फुल टाइम सीएफओ का कॉस्ट उन्हें नहीं देना पड़ता। हमें एडवांटेज ये मिलता है कि उन मल्टीपल कंपनीज को हम सॉल्व करते हैं उनके प्रॉब्लम्स, और उन मल्टीपल कंपनीज से हम रेवेन्यू ले सकते तो अगर कोई स्टार्टअप है, उसको इन्वेस्टमेंट की नीड है और उसके पास कोई आइडिया नहीं है कि किस तरह से इन्वेस्टर लाया जाए और कंपनी का कितना शेयर उसको दिया जाए, इसमें क्या सीएफओ हेल्प करता है? हैं। ज़रूर। सो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर भी हूँ। तो अभी ऐसा है कि पहले कंपनी की वैल्यूएशन डिसाइड होती है, तब अब ऑफ कोर्स आप कंपनी तो नहीं पूरी बेच रहे हो, आप उसका एक हिस्सा बेच रहे हो। तो वो हिस्सा कितने का हुआ, ये जानने के लिए पहले पूरी कंपनी की वैल्यू कितनी है ये पता होना ज़रूर। तो इसके लिए ऑफ कोर्स सीएफओ हेल्प करता है, लेकिन जब ये डॉक्यूमेंट्री वैल्यूएशन का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जब एक्चुअल आपकी डील गो थ्रू करती है इन्वेस्टर के साथ, तब वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर ही कर सकता है, जो कि हमारी कंपनी में मैं हूँ। और वो क्या करता है कि आपकी कंपनी की पूरी वैल्यू निकालता है, और इतना सिंपल नहीं होता है वो कि बस प्रॉफिट देख लिया वैल्यू निकल गई, या आपने जितने डाले वो आपकी कंपनी की वैल्यू, ऐसा नहीं करना। उस कई उसमें फैक्टर्स होते हैं जिससे कि वो आपकी कंपनी की पूरी वैल्यू निकल के आती है। उसके बाद आपको तय करना है कि कितना हिस्सा उस इन्वेस्टर को देना, या फिर कितने फंड्स लेने हैं तो कितना हिस्सा देना पड़े। तो अगर कोई मान लीजिए कि आपसे आपकी कंपनी का 50% शेयर मांग रहा है, तो कंपनी की वैल्यूएशन का कितना परसेंट उसको पे करना पड़ेगा? हाँ, तो वही, तो या तो आपको डिसाइड करना है कि 50 देना है। 50 देने के लिए अगर आप एग्री हो गए, तो उसके पैसे कितने होने चाहिए ये डिसाइड करना। तो कैसे डिसाइड करोगे? अगर पूरी कंपनी की वैल्यूएशन 10 करोड़ है, किसने निकाली? हम जैसे रजिस्टर्ड वैल्यू है। तो फिर अगर 50% देना है, तो 5 करोड़। या दूसरा डिसीजन आपको ये लेना है कि नहीं, मुझे 5 करोड़ की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे तो 2 करोड़ की है। तो फिर क्यों भाई 50% क्यों दे रहे हो उसे 20% ही दो। इसमें 2 रीज़न थे। एक, आपकी बिज़नेस की अभी रिक्वायरमेंट 2 करोड़ की। जब आप और बढ़ोगे, और एक राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर आप शार्क टैंक जैसे कुछ एपिसोड्स देखते हो आप, तो कभी सुना होगा कि आपने कितने राउंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट किए। अच्छा, ये ये उसका लॉजिक ये है कि जब नेक्स्ट राउंड आपका इन्वेस्टमेंट का होता है, तब आपको और पैसे की ज़रूरत है। तो इक्विटी आपके पास हो तो आप दोगे। आपने पहले ही राउंड में 50% इन्वेस्टर को दे दी, तो आपके पास ही बची नहीं, तो आप दूसरा राउंड रेज़ कैसे करो? सही बात। तो पहला राउंड हमेशा कम इक्विटी देनी चाहिए। जब स्केल अप करते हो, ऑटोमेटिकली उस वक़्त कंपनी की वैल्यूएशन और बड़ी होती, तब और इन्वेस्टमेंट रेज़ करें। ये एक अगर वेल प्लान्ड बिज़नेस विथ ह्यूज ग्रोथ विज़न है तो ऐसा करना चाहिए।
तो इसमें क्या एक कंपनी के साथ कितने पार्टनर्स जुड़ सकते हैं, इन्वेस्टर्स? वैसे तो लिमिट नहीं है, बट उसका सही स्ट्रक्चर होना चाहिए प्राइवेट लिमिटेड। नहीं है तो करना पड़ेगा। आप नॉर्मल पार्टनरशिप में या एलएलपी या प्रोपराइटरशिप में दूसरे इन्वेस्टर्स को नहीं ला सकते। वेरी सिंपल वे में अगर आपको इन्वेस्टर में लाना है और मल्टीपल इन्वेस्टर लाना है तो प्राइवेट लिमिटेड ही है स्ट्रक्चर है, क्योंकि आप 2% भी शेयर दे सकते हो, 3%, 5%। तो ये सही स्ट्रक्चर होगा और उसकी कोई लिमिट एंड में फिर ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल नहीं होता है बारी बारी इन्वेस्टर लाना। अगर आप उतने बढ़ चुके हो तो आपका फिर सही स्केलिंग अप होगा आईपीओ ला। आईपीओ का भी एक बार लोगों को समझा दीजिए, आईपीओ होता क्या है? सो इसे इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं। सो आईपीओ और अभी उसके एक स्टेप नीचे एसएमई आईपीओ दिया है। तो मैं ये सबको मेरे दर्शकों को कहना चाहूँगा कि अगर आपका विजन बड़ा है और आपकी स्केलेबिलिटी है तो आपने ज़रूर आईपीओ के बारे में सोचना चाहिए। सोचा है, उसके बाद हेल्प के तौर पे हमारी जैसी कई कंपनीज़ है वो आ जाएगी। उसके बाद फंडिंग के लिए जो कंपनीज़ है, जो आईपीओ में मर्चेंट बैंकर्स जो डील करते, वो आपके हेल्प के लिए आ जाएंगे। बट पहले आपका विजन क्लियर होना चाहिए। थोड़ी स्केलेबिलिटी ऑलरेडी कर लेनी चाहिए। उसके बाद कंसल्टेशन लेनी चाहिए कि क्या मैं आईपीओ के लिए तैयार। आपकी जो कंपनी है, जो आपकी जो फर्म है, वो कहाँ से कितना तक हेल्प करती है? एक स्टार्टअप आपसे सपोर्ट लेना चाहता है, आपसे जुड़ता है, तो कितनी हेल्प करते हैं आप लोग? ज़रूर, ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं कहना चाहूँगा कि ये स्टार्ट से लेके जब तक हैंड होल्डिंग आपको चाहिए। सो जब आप हमारे जैसे जो रोल देते हैं, उसको एक एम्प्लॉय की तरह ना लेना चाहते हो, तब तक हम काम आ सकते। किस चीज़ों में काम आ सकते? आपको स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन, कई टैक्स बेनिफिट्स होते हैं, वो लेने में हेल्प करते हैं। रेगुलर कंप्लायंस तो करते ही हैं, बट जैसे मैंने कहा फंडिंग की रिक्वायरमेंट हो या कुछ की डिसीजंस लेने हो, स्केल अप करना है तो कैसे करें, इन्वेंट्री में फंड्स बहुत लॉक्ड है तो कैश फ्लो कैसे मैनेज करें, ये सब डिसीजंस पे अ, एक ही दिन ओनर अपना टाइम वेस्ट करना, वेस्ट तो नहीं कहूँगा बट टाइम यूज़ करना चाहता है टू सी ऑल दिस रिपोर्ट्स। तो डैशबोर्ड फॉर्म में हम वो रिपोर्ट्स देते हैं ताकि वो अपने अकाउंटेंट से एक-एक चीज़ ना पूछे, हर चीज़ एक डैशबोर्ड में आ जाए और वो एक ही दिन अपना यूज़ करके वो सारी चीज़ समझ जाए, फिर से बिज़नेस में लग जाए, फिर दूसरे महीने बस वो 1 दिन दे दे हमें, उसे जो चाहिए वो एक रिपोर्ट में आ जाए। तो ये सब बहुत चीज़ें होती हैं जिसमें हम मदद कर सकते। तो बिज़नेस के लिए क्या कैश फ्लो ज़रूरी है? बहुत ज़रूर। फाइनली मैं आपसे पूछूँगा, अगर आप एक बिज़नेस चालू करते हो तो आप किसके लिए करते हो? कैश के। लेकिन जब बिज़नेस जनरली जो मॉडल होता है, अनलेस कि आपकी चाय की टपरी हो या रिटेल स्टोर हो या वड़ा पाव की दुकान हो, जहाँ इमीडिएटली कैश मिलता है, वो छोड़ के जो बिज़नेसेस है उसमें एक तो इमीडिएट कैश नहीं मिलता है, बराबर? आप माल बेचते रहो, फिर कुछ टाइम बाद आपको पैसे मिलते। आप इन्वेंट्री लेते हो, इन्वेंट्री बिकती है, फिर पैसा मिलता है। तो इसे हम कहते हैं हमारी भाषा में लॉक्ड अप फंड्स। अब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा कैश भी बैंक में होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। बहुत कम होना इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, बिकॉज़ फिर आप लंबे चल नहीं पाओ। सही है ना? क्योंकि आपके पास वो रोलिंग होना चाहिए। तो यानी ना फंड्स डेटर्स में लॉक्ड अप होने चाहिए, डेटर्स यानी कि जिसे माल बेचा है वो दे नहीं रहा, और ना फंड्स ज़्यादा इन्वेंट्री में लॉक्ड अप होने चाहिए। और एक्सेस कैश का सिर्फ यह प्रॉब्लम है कि ऐसे ही पड़ा है तो शायद आप ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। तो दोनों ही इज़ अ प्रॉब्लम, बट ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम स्टार्टअप में शॉर्टेज ऑफ कैश का है। तो वो ना हो उसमें हमारी। तब भी है, ओके। एक एडवाइस जो एस्पायरिंग सीएफओज़ को आप देना चाहते हैं? एस्पायरिंग सीएफओ कहो या एस्पायरिंग स्टार्टअप बिजनेस में, बस यही कहूँगा कि सिर्फ रेवेन्यू पे ना ध्यान दे। फाइनली हम बिजनेस करते हैं कैश फ्लो के लिए, सो कैश पे भी ध्यान दे, यानी फाइनल प्रॉफिट पे और फाइनल कैश पे। और दूसरों के सक्सेस देख के इंस्टा में देख लिया या कहीं वीडियो देख लिया, खुद से ये ना हो जाए नाराज़ या मैंने अब तक क्या अचीव किया, ये ना फील करे, क्योंकि हर एक चीज़ का एक टाइम होता। और फाइनली मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैं अपनी लाइफ में फ़िल्टर लगाता हूँ
मेरी यूनिक सक्सेस जर्नी के लिए। जैसे कि अ, कितने होंगे इंडिया में जो सीए है, तो कम हो गए। कितने होंगे जो प्रैक्टिसिंग सीए होंगे, कम हो गए। कितनों को ऐसा मौका मिला होगा कि जो उसके साथ समय निकाल के क्लासिकल म्यूज़िक भी सीख सकें, और कम होगा। तो फाइनली ऐसे फ़िल्टर लगा लगा के अ, मुझे लगेगा कि मैं भी बड़ा सक्सेसफुल। उसी तरह के फ़िल्टर आपको खुद को लगाने हैं कि आपकी यूनिक सक्सेस स्टोरी है, उसे छोड़िए मत। ये जानकारी बहुत काम की है, क्योंकि हमें नहीं पता होता है, कभी-कभी हम कंफ्यूज्ड होते हैं और जो चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, बहुत टाइम हम ले लेते हैं, नहीं मैनेज कर पाते। आप म्यूज़िक भी कर रहे हैं साथ-साथ, इतनी बड़ी फ़र्म भी रन कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, समझ में रहा है। कई चीज़ें मुझे जो नहीं पता की चीज़ें इस पॉडकास्ट में पता चल रही हैं। पॉडकास्ट उसी के लिए तो, ऐसे सोशल मीडिया में दिखने के लिए थोड़ी है। उनके एक दूसरे से शेयर करें कितनी चीज़ों मैं आपको ना पता हुए जी। आपसे सीख बताऊँ, बिल्कुल। तो यही है जो हाँ। अच्छा, एक चीज़ है कि टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन क्या आने वाले दिनों में सीएफओस के जो रोल है, क्या उसको चेंज करने वाले? ऑफ कोर्स ये तो बात है, चेंज करने लगा है। हाँ। बस ये है कि उससे डरना नहीं। ये सिर्फ हमारी स्ट्रीम यानी फाइनेंस की स्ट्रीम को टच नहीं कर रहा है, हर स्ट्रीम को टच कर रहा है। अपनी पॉपुलेशन 140 करोड़, किसी भी स्टेज पे आप कईयों से ऊपर भी है, कईयों से नीचे। ये तो डरे नहीं कि ओह टेक्नोलॉजी मेरा जॉब खा लेगा। नहीं, जॉब किसी का नहीं खाता है, बट यूज़ करो तो आप उन कईयों से और ऊपर, फिर और ऊपर और ऊपर जा सकते। यूज़ करना करना है, वरना तो सीए डिग्री ही वॉश कर देते ना, या फाइनेंस की कोई डिग्री नहीं लेनी, बस एआई एआई सीखो। नहीं, एआई एक टूल है, अपनी जगह हर स्ट्रीम का इम्पोर्टेंस है। उसी तरह फाइनेंस का अपना इम्पोर्टेंस है, बेसिक्स का हमेशा इम्पोर्टेंस रहेगा। अगर आज कोहली का फॉर्म चला जाता है तो जाके फिर से नेट्स में बेसिक्स पे ही आता है। तो बेसिक्स का तो इम्पोर्टेंस रहना ही हो। तो क्या एआई टैक्सेशन भी कर रहा है? फुल फ्लेज नहीं, बोलते हैं ना बोरिंग वाला जो काम, मतलब जूनियर्स को थोड़ा-सा डर लग सकता है। अब मैं फ़र्म चला रहा हूँ, जी। राइट? तो मैं जूनियर स्टाफ जिसके लिए रखता था, मेरी भी एक नज़र अभी ऑटोमेशन पे है। तो हो सकता है कि वो क्लेरिकल वाले जॉब्स पूरा टैक्स फाइलिंग तक लेके नहीं जाएगा, पूरा टैक्स एडवाइज़री तक एआई नहीं लेके जाए। लेकिन बॉट्स जैसे है, वो थोड़ी एडवाइज़री या थोड़ा फ़िल्टर्ड काम मुझे एज़ अ ओनर ला के देगा, जो पहले शायद मेरे जूनियर्स लाते थे। बट एक वैकेंसी कम हो रही है, तो एक वैकेंसी बढ़ रही है। अब जैसे लास्ट ही महीने मैंने एक एआई इंजीनियर, सोचो चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ एक एआई इंजीनियर जॉब कर, वो वैकेंसी भी तो तैयार हुई ना। तो कुछ जॉब्स जा रहे हैं तो कुछ तैयार हो, तो जो तैयार हो रहे हैं उसमें अपना अगर सीखना चालू रखो तो वो फिर आपको वो जॉब्स मिल जाएंगे। वैसा है। तो मेन समय के साथ रहो और टेक्नोलॉजी के साथ। पूरे का पूरा चीज़ कभी भी एआई नहीं कर। बात सही है। आजकल सिंगर्स या वॉइस ओवर आर्टिस्ट डरे हुए थे कि एआई आ गया हमारा काम खा लेगा, लेकिन आने के बाद पता चला कि जो मॉड्यूलेशन और डिक्शन में उसकी कमियां हैं ना, वो इंसान ही पूरा कर सकता है। तो इंसान का काम इंसान ही करेगा, एआई या मशीन नहीं करेगी। डरना नहीं है। बिल्कुल। आने वाले 10 सालों में क्या आप देख रहे हैं कि जो सीएफओस हैं, इनके जॉब रोल जो है वो बढ़ रहे हैं? हाँ, मतलब जैसे हमने टेक्नोलॉजी की बात इवॉल्व हो रही, तो डिसीजन मेकिंग थोड़ा अभी क्विकर लगे, जिसके लिए आप अगर एज ए सीएफओ पहले समय लेते थे, वो अब फास्टर रहने पड़ेंगे आपके डिसीजंस। प्लस आपको कांस्टेंट जनरल इकोनॉमी के साथ रहना पड़ेगा कि वो कहाँ जा रही है। क्या मेरा बिजनेस मॉडल उस इकोनॉमी के साथ सही चलेगा? बिजनेस मॉडल में कुछ ट्वीक करना है, तो वो सब डिसीजंस एक फास्टर, क्विकर और अगेन टेक्नोलॉजी के साथ रहे। कुछ टैक्स स्कीम्स है, कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स है, क्योंकि सब चीज़ें इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं कि अवेयर रहना उसके साथ, और फोकस्ड अवेयरनेस जिसे मैं कहता हूँ, इतनी स्कीम्स में से मुझे मेरे बिजनेस में क्या काम आएगा? इतने टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में से मेरे बिजनेस में क्या काम आए? ये जान के उस तरह के चेंजेस बहुत आ। क्या एक सीएफओ किसी कंपनी को गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसको दिलाने में भी हेल्प करता है? 100%
स्कीम्स यानी अगेन फाइनेंस को टैक्स डालता है। स्कीम्स क्या बोलता है कि तुम्हारा टैक्स इतना नहीं इतना, तुम्हें कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा, वापस फाइनेंस को टच किया। हाँ, वुमन हो तो इतनी सीड फंडिंग मिलेगी, फंडिंग यानी फिर फाइनेंस को टच। तो जो भी एस्पेक्ट फाइनेंस या टैक्स को टच करता है वो सीएफओ का रोल है। जैसे एक स्टार्टअप इंडिया स्कीम है जिसमें अगर आपकी कंपनी इनोवेशन पे काम कर रही है या बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है तो आपको 3 साल का प्रॉफिट पूरा माफ है, लीगल टैक्स ओवर। अब ये स्कीम है, सबको नहीं मिलती है, पर आपको जानना है या फिर आप कंफ्यूज हो कि मेरी कंपनी इनोवेशन कर तो रही है बट आई एम नॉट श्योर, तो हमारी जैसी कंपनी के को आके कंसल्टेशन पूछ सकते हो, हम वो जर्नी में आपको लेके जा सकते। सीड फंड किस किस तरह की कंपनीज को मिलते हैं? सो सीड फंड यानी आइडिया स्टेज पे है लेकिन आइडिया अपीलिंग लगा, अगेन वो गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं देता, वो टाई अप ही होता है इनक्यूबेटर्स के साथ। लेकिन टाई अप इसलिए वर्क होता है कि वो एक एक इन्वेस्टर को आप कहाँ ढूंढो, तो वो एक प्लेटफॉर्म बनाया है स्टार्टअप का जहाँ पे आप बता देते हो कि भाई हाँ मेरा आइडिया स्टेज पे लॉक्ड है लेकिन मुझे मालूम है कि कितना फंड लगेगा, मोटा मोटा इतना डिजिटल मार्केटिंग के लिए, इतना मेरे बंदों की सैलरी के लिए, इतना क्वेश्चन ये वो सब मिला के। तो अब मुझे कोई देने वाला अगर मेरी इस आइडिया पे कोई बिलीव करता है और उसका थोड़ा सा पिच डेक बनाया जाता है, अपीलिंग लगना चाहिए। क्योंकि वर्बली तो आप जब मिलोगे तब बताओ भाई, मुझसे पहले थोड़ा पावर पॉइंट में या थोड़ा अच्छे से प्रेजेंट करके बताना होता है ताकि वो पहुँचे राइट इन्वेस्टर तक, आपका मैसेज वो पावर पॉइंट के द्वारा पहुँचे या वो फाइल के द्वारा। वहाँ भी हम मदद कर सकते हैं अगर आपको हेड में आइडिया है लेकिन उसको पेपर पे उतारना नहीं जानते हो। अच्छा, तो ये कुछ लोग तो जैसे कि ऑनलाइन अप्लाई करते हैं एमएसएमई में, कि जो भी उनके स्कीम्स है, जो भी उनके लोन के लिए उनकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो मेल पहुंचता है या उनको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? ये है कि वो खुद से जो ट्राई करते हैं उसकी जगह या ऐसे कोई पार्टनर्स या सही बंदे जो मैं ये नहीं कहता हूँ हमें ही, बट जो सही बंदे जो कि जानते हो कि वो किसे अप्रोच करना चाहिए जी उसे ले, अनलेस यू आर वेरी श्योर कि सारे प्रोसेस मैं जानता हूँ। एज ए ओनर आपने ये सब छोटी छोटी चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपने एक्सपर्ट का काम एक्सपर्ट पे छो। बहुत बढ़िया जानकारी, और मिलते हैं फिर हम अगले एपिसोड में। इस एपिसोड में बस यहीं तक लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे। आप देखते रहिए वीडियो अड्डा।